नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय के बीच कांग्रेस आज कर सकती है नाम का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया रेस में सबसे आगे, बैठकों का दौर लगातार जारी। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ मामले को लेकर एनआईए कर रहा है कार्रवाई। फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में अपने बचाव का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की सिडनी में प्रस्तावित क्वाड की बैठक। बाइडेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया द्वारा रद्द किए जाने के बाद लिया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने कहा, इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 में मिलेंगे क्वाड राष्ट्रों के नेता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कान फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। कल फिल्म जियान टू बैरी के प्रीमियर के साथ महोत्सव का हुआ था आगाज। और आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली और पंजाब एक दूसरे के होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब को हर हाल में चाहिए जीत। और 13 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा इंटर मिलान। सेमीफाइनल में एसी मिलान को दी मात। 10 जून को मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड से होगी खिताबी भिड़ंत। सबसे पहले बड़ी खबर। और बात सबसे पहले कर्नाटक की राजनीति की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद आखिरकार किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। राज्य के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कल कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उनके आवास पर नेताओं की बैठक में सीएम पद को लेकर लंबी बैठक हुई। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सीएम कौन बनेगा इसके नाम पर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का नाम सीएम की रेस में लगातार है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस रेस में सिद्धारमैया शिवकुमार से आगे निकल गए हैं। माना जा रहा है कि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से हो सकती है। सीएम पद की रेस में फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिवकुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के कुल 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से नए सीएम के ऐलान के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस का अंदरूनी संकट समाप्त होता हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पे आयशा खानम लगातार बनी हुई है। बेंगलुरु में इस वक्त वो मौजूद हैं। आयशा, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि रेस में सबसे आगे सिद्धारमैया हैं, लेकिन डीके शिवकुमार को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि डीके शिवकुमार भी चाह रहे हैं, उनके जो समर्थक है वो चाह रहे हैं कि वो बने, लेकिन सिद्धारमैया कांग्रेस की पसंद हो सकती है। इसका ऐलान कुछ देर के बाद हो सकता है।
देखिए अरिंद, अभी महज औपचारिकता बाकी है क्योंकि लगभग ये तय हो चुका है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है, महज औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राउंड पर यहाँ सिद्धरामैया के घर के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहाँ पर उनका घर है और तमाम पुलिस सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और कल ये बताया जा रहा है कि कंटीरवा स्टेडियम में स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। तो ये ग्राउंड पर हम देख रहे हैं तैयारियां जिस तरह से उनके घर के आसपास हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक इशारा मिला है पार्टी वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को और यहाँ जो पूरी व्यवस्था करने वालों को। और इनके घर के आसपास तमाम जगहों पर उन्हें अभिनंदन करते हुए पोस्टर्स भी लग चुके हैं और कई हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले जो हैं इधर उनके घर पहुंच रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं। तो ये एक औपचारिकता महज बाकी है। दिल्ली में हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर सीएलपी एक बार फिर औपचारिक सीएलपी बुलाई जाएगी और सीएलपी में विधायकों के जरिए इस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर ये नाम सिद्धरामैया का नाम जो है औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के पद के लिए ऐलान कर दिया जाएगा। अब जो दिल्ली में जो बातचीत चल रही है, जो बैठकों का दौर है, जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, वो महज उप मुख्यमंत्री और बाकी पोर्टफोलियोज को लेकर और आगे चलकर सरकार कैसे चलाई जाए। और सबसे पहली चुनौती कांग्रेस की कि पहली कैबिनेट के बाद स्वेरिंग सरकार के गठन होते ही पहली कैबिनेट में कांग्रेस जो है 5 गारंटियों को कैसे लागू करती है। ये 5 गारंटीज आम आदमियों के लिए बेहद जरूरी हैं और इन 5 गारंटीज को लागू करने के लिए क्या क्या प्लान, कैसे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जाएंगे, इसके लिए कैसे आर्थिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा, ये तमाम चीजें, इसको लेकर अब बैठकों का सिलसिला दिल्ली में जारी है। तो डीके शिव कुमार लगभग जो एआईसीसी अध्यक्ष है, आला कमान है कांग्रेस के, उनका जो फॉर्मूला रहा 50-50 का, डीके शिव कुमार इसे लगभग मानते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बस कुछ औपचारिकता बाकी है और बहुत मुमकिन है कि सिद्धरामैया का नाम विधायक दल की बैठक में ऐलान कर दिया जाएगा। आयशा, लेकिन हम जानते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरह से सिद्धरामैया ने कहा था, एक इमोशनल अपील की थी अपने कार्यकर्ताओं से कि देखिए ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, और जिस तरह से जीत के बाद डीके शिव कुमार की बात आई, उन्होंने भी जो इमोशनल होकर कुछ बातें कही, उनमें ये बात अब समझ में आ रही है कि अगर कांग्रेस की पसंद सिद्धरामैया है तो कांग्रेस एक बार अपने ही उसी फॉर्मूले को आजमाया है जिसमें कि जो ओल्ड गार्ड्स हैं उस पर ज्यादा भरोसा किया गया है। इस मामले में भी सिद्धरामैया को नाम को सीएम के पोस्ट पर लाने के पीछे क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ओल्ड गार्ड पर ज्यादा भरोसा किया? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो जाती है कि ओल्ड गार्ड पर ही ज्यादा भरोसा किया है कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने। जो हमने स्थिति देखी राजस्थान में कि आखिरकार कैसे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का पद मिला और सचिन पायलट देखते रह गए, लेकिन कर्नाटक में स्थितियां कुछ हद तक अलग हैं क्योंकि डीके शिव कुमार तो हर पैरामीटर से क्वालिफाइड है मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने संगठन को जोड़ा है कर्नाटक में, उन्होंने कर्नाटक की जीत में सबसे आगे का नेतृत्व निभाया था। लेकिन क्योंकि उन पर बहुत ही संगीन केस हैं, क्योंकि उन पर सीबीआई के केस हैं, ईडी का शिकंजा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है और आय से अधिक संपत्ति का केस उन पर है, तो ये भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले उन पर हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है। और जो कांग्रेस लगातार देश भर में अडानी के नाम को लेकर भ्रष्टाचार की बात करती है और कर्नाटक में ही 40% मुख्यमंत्री का नाम लिया और 40% सरकार के नाम पर उनका कहना है कि उन्होंने सरकार को हटाया यहाँ पर, तो कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं होता। अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये तमाम केसेस जो है उनके लिए कानूनी उलझने पैदा करती। तो यही एक मुख्य वजह रही, अहम वजह रही कांग्रेस के लिए कि डीके शिव कुमार को इस पद के रेस में पीछे होना पड़ा। और खास बात यह भी है कि सिद्धरामैया जो एक मास लीडर माने जाते हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ये सीक्रेट बैलेट में भी साबित
साबित हुआ है। और ये सीक्रेट बैलेट जो है दिल्ली में राहुल गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बैलेट गिने गए हैं। और सीक्रेट बैलेट के बाद हमने देखा कई विधायक सिद्धरामैया के घर पर उनके साथ खड़े हुए नजर आए। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने कहीं ना कहीं दबे शब्दों में यह कहा कि मेरे पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन महज 135 जो जीते हुए विधायक हैं, ये तमाम विधायक मेरे हैं, ये तमाम विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिद्धरामैया को एक एडवांटेज मिला अपने वरिष्ठ होने का, और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद वो संभालने जा रहे हैं। अगर ये नाम ऐलान होता है तो सिद्धरामैया का अनुभव और उनका जो आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर उनकी जो समझ है वो इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 गारंटीज के लिए कांग्रेस को करीब 60 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है 5 साल में अगर कांग्रेस यहां पर लागू करती है। तो ऐसे में ये रिसोर्स कहां से आएंगे? और सिद्धरामैया एक वरिष्ठ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे पहले, तो उनका ये अनुभव इस वक्त कांग्रेस के काम आ सकता है। तो राहुल गांधी ने प्रैक्टिकल रीजंस के चलते सिद्धरामैया की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया और कहीं ना कहीं सिद्धरामैया इस रेस में आगे निकल गए। ऐसे में जबकि अब कब सबका नाम सबके सामने है, सिद्धरामैया सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं आयशा, ऐसे में डीके शिव कुमार के पास क्या कुछ विकल्प बचा है? क्या जिस तरह से आपने राजस्थान का जिक्र किया, सचिन पायलट की तरह वो क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि उनके जो प्रशंसक है वो चाह रहे थे कि वो सीएम बने, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरामैया का नाम सबसे आगे किया। ऐसे में क्या कुछ विकल्प अब डीके शिव कुमार के पास बच जाते हैं? देखिए, डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन पहले वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो चाह रहे थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये कह रहे थे कि उन्हें सिद्धरामैया का नेतृत्व मंजूर नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से एक बात ये भी प्रस्ताव ये रखा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो आईसीसी अध्यक्ष है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो डीके शिव कुमार ने अपने जो विचार है वो कहीं ना कहीं दबे शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है पार्टी आलाकमान के सामने। तो अब उनके पास जो पार्टी की तरफ से जो फॉर्मूला है, जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो पार्टी रख रही है 50-50, यानी 2.5 साल सिद्धरामैया को दिया जाएगा और 2.5 साल डीके शिव कुमार को, और उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। हो सकता है वो पावर पोर्टफोलियो भी लें, क्योंकि वो पिछली सरकार में पावर मिनिस्ट्री उनके पास थी, हो सकता है वो भी उनके पास रहे, और होम मिनिस्ट्री को लेकर भी वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे मलाईदार पोस्ट जो है डीके शिव कुमार अपने लिए मांग रहे हैं और अपने समर्थक जो विधायक है उनके लिए भी मांग रहे हैं। तो डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया था कि वो पार्टी लॉयलिस्ट होने के नाते सचिन पायलट जैसा सीन यहां पर नहीं बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति है, यहां पर कोई सेंट या कोई साधु संत नहीं है। तो जाहिर है डीके शिव कुमार भी काफी आकांक्षी हैं, और उन्होंने अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने कांग्रेस से अपने फ्यूचर की डील जरूर की होगी, और उप मुख्यमंत्री पद उन्हें जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आयशा, तो इस बात की चर्चाएं आने वाले दिनों में होंगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार, खासकर कर्नाटक कांग्रेस में, वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम ताजा अपडेट्स को बेंगलुरु से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताजा खबर की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि मणिपुर में अब हिंसा की कोई घटना नहीं हो रही है। सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। सरकार की प्राथमिकता शांति बहाली की है। पीड़ित लोगों के लिए 315 कैंप स्थापित किए गए हैं, जिनमें 4000 से अधिक लोग अभी रह रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मणिपुर सरकार से नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले पर सुनवाई जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में दाखिल अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस याचिका में 4 दोषियों को बरी कर देने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज नोटिस जारी किए। अदालत ब्लास्ट पीड़ितों की याचिकाओं के साथ राज्य सरकार की इस अर्जी की सुनवाई करेगी। बढ़ेंगे आगे। जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। बेंच के सदस्य जस्टिस संजय करोल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
जस्टिस करोल ने कहा कि वो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई से जुड़े रहे हैं, लिहाजा यहां इस केस की सुनवाई से वो खुद को अलग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मामले पर सेबी से 14 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने सेबी ने जांच के लिए मिले समय को बढ़ाने के लिए दलीलें दी। याचिकाकर्ताओं ने सेबी की इस मांग का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि रिपोर्ट जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस अनुरोध पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन सेबी 14 अगस्त को रिपोर्ट दाखिल करके जांच की स्थिति की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि 2016 में सेबी ने नियामक उल्लंघन के लिए जिन 51 कंपनियों के खिलाफ जांच की थी, उनमें अदानी समूह की कंपनी नहीं थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस बीच अदालत ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को देने को कहा है। और कुछ राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 मई को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। वे इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में रहेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा में G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। इन बैठकों में विश्व में शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हिरोशिमा में पहुंचेंगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भारत हालांकि G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर इनवाइटी कंट्री के तौर पर भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेता है। हिरोशिमा का यह ऐतिहासिक शहर, जहां विश्व का पहला एटॉमिक बॉम्ब 1945 में गिराया गया था, G7 की मेजबानी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एजेंडा का मुख्य बिंदु होगा। यूक्रेन रशिया जंग, कोविड पैंडेमिक से रिकवरी और इंडो पैसिफिक की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रेजिलियंस और मुख्य बिंदु होंगे G7 समिट के एजेंडा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों, खास करके ग्लोबल साउथ के कॉजेस को चैंपियन करेंगे, उनकी बात उठाएंगे। There are 200 events we are doing in India as part of the G20 chair of India. A series of events have already taken place, spread all over the country. I think more than 50 cities we have already done events, and we look forward to active participation of the G20 countries and also the invitee countries for the summit. In fact, you would recall that we have held that Voice of Global South Summit in January this year, again to learn from the Global South, to understand the issues and bring it onto the table of the G20. So India has a very clear view and agenda when it comes to the G20, which we are pursuing and taking it forward. ये समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साइडलाइंस पर क्वाड लीडर्स की भी एक समिट होगी। ये समिट सिडनी में होनी थी, पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो सिडनी नहीं जा पाएंगे क्योंकि यूएस डेट सीलिंग की नेगोशिएशंस वॉशिंगटन में चल रही हैं, इसलिए वो यहीं हिरोशिमा से वापस वॉशिंगटन डीसी लौट जाएंगे। उसके चलते
ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बनीजी ने कहा कि यह समिट पोस्टपोन की जा रही है, क्वाड समिट पोस्टपोन की जा रही है, पर क्योंकि यहां हिरोशिमा में क्वाड के सभी लीडर्स मौजूद होंगे तो इसके साइडलाइंस पर क्वाड की यह महत्वपूर्ण लीडर्स मीटिंग होगी। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, हिरोशिमा। पर इस सबके बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते होने वाली क्वाड की बैठक फिलहाल टाली जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बैठक में शामिल नहीं हो पाने की वजह से लिया गया। बाइडेन इस वक्त अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे टाल दिए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी। Quad leaders meeting will not be going ahead in Sydney next week. We, though, will be having that discussion between Quad leaders in Japan. I thank Prime Minister Kishida for his invitation for me to attend the G7, and it is appropriate that we talk. President Biden, though, indicated that he was very much looking forward to coming down at a future date when it can be arranged, and I will visit the United States for a state visit later this year. हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त सीधे जापान की राजधानी टोक्यो से इस वक्त मौजूद हैं लाइव अपडेट्स के साथ। अमृतपाल, G7 की भी मीटिंग जापान में होनी है और साथ साथ हम कह रहे हैं कि क्वाड की भी मीटिंग होने वाली है। ऐसे में अमृत, मेरा सवाल ये कि इनवाइटी कंट्री के तौर पर G7 में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन क्वाड का एक मेंबर है भारत। ऐसे में अगर मैं सबसे पहले क्वाड से शुरुआत करना चाहूं, कितना महत्वपूर्ण इस समिट को आप मानते हैं? जी, काफी महत्वपूर्ण है ये समिट। सिडनी में होनी थी जैसे आपने बताया, पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इस दौरे को कट शॉर्ट करना, क्योंकि उनकी डेट सीलिंग नेगोशिएशंस वॉशिंगटन में चल रही हैं, तो वो यहाँ जहां ये क्वाड और G7 समिट हो रही है जिसके साइडलाइंस पे क्वाड मीटिंग होगी हिरोशिमा में, मैं हिरोशिमा में मौजूद हूं, तो वहां प्रधानमंत्री शुक्रवार को यहाँ पहुंचेंगे और काफी इस कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से, फ्री फ्लो ऑफ सी ट्रैफिक के लिहाज से, इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिहाज से, और जो एरियाज में कोऑपरेशन है, चाहे वो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लेवल पर कोऑपरेशन हो, और खास करके किसी एक मुल्क की डोमिनेंस या उनका यहां पर यूनिलैटरल कोऑर्सिव बिहेवियर ना हो, उसको कैसे एक संतुलित किया जाए और एक रूल बेस्ड ऑर्डर जो इंटरनेशनल रूल्स पर बेस्ड हो वो कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये सब चारों नेता जब इस G7 की साइडलाइंस पे मिलेंगे तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये विचार विमर्श करेंगे। और क्वाड ने, क्योंकि बहुत ही यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा समय नहीं हुआ है कि इसको आपने लीडर्स लेवल तक या समिट लेवल तक इसको असेंड किया, तो उसको उसमें उसकी रूपरेखा क्या हो, इस पर विचार विमर्श होगा। अमित, एक सवाल और ये भी आता है कि जिस तरह से जब से इसका इंसेप्शन हुआ है क्वाड का, तब से लेके चूंकि तमाम बातें होती हैं चाइना को लेकर, चाइना का ये कहना है कि ये जो ग्रुपिंग है वो एंटी चाइना ग्रुपिंग है। इस बात में कितनी सच्चाई और कितना दम है? देखिए, चाइना को ये लग सकता है कि ये एंटी चाइना ग्रुपिंग है, पर ये ग्रुपिंग बार बार ये दोहराती रही है कि ये किसी एक देश के खिलाफ ग्रुपिंग नहीं है। दूसरा, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक ग्रुपिंग है जो पहले इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी, विचार विमर्श के लिए, थॉट प्रोसेस सिमिलर जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर थी,
धीरे धीरे ये एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में आई। आप देखें जापान ईस्टर्न शोर पे बैठा है, पूर्वी छोर पे बैठा है इंडो पैसिफिक के, दक्षिणी छोर पे ऑस्ट्रेलिया बैठा है, पश्चिमी छोर पे इंडिया बैठा है। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। अमेरिका क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का महत्वपूर्ण मुल्क है, तो उसकी भागीदारी है, उनकी प्रेजेंस, उनके जो कंसर्न्स हैं इस रीजन को लेकर, तो उनकी एक महत्वपूर्ण से नहीं काफी सालों से है इस रीजन में, तो उनके जाहिर है कि अपने कंसर्न्स हैं। तो जब ये कंसर्न्स को इंसाइड करते हैं किसी भी मुल्क के या किसी भी देशों में, उनके कंसर्न्स ओवरलैप करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कैसे हम कोऑपरेशन कर कर इसको आगे बढ़ाया जाए। ये इनका स्टेटेड पर्पस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अनइम्पीडेड फ्री एक्सेस सी ट्रैफिक की, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइंस यहां से गुजरती हैं। दूसरा तीसरा एक ओपन इंक्लूसिव फेयर इंडो पैसिफिक और सिक्योर इंडो पैसिफिक, क्योंकि ये सिर्फ 4 देशों का मामला नहीं है, बाकी के जो मुल्क हैं, खास करके ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, पैसिफिक मुल्क हैं, ये छोटे मुल्क हैं, तो इनको एक सिक्योर और किसी कोअर्सिव डोमिनेशन से बाहर रखना, तो ये अपना दायित्व समझते हैं ये मुल्क, तो इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं। तो एंटी चाइना ये लगातार कहते रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, और रूल बेस्ड ऑर्डर की बात जब तमाम देशों की तरफ से की जाती है अमृत, मुझे लगता है कि चाइना को भी इस बात को कबूल करना चाहिए कि इंडो पैसिफिक में ठीक है वो एक कंट्री के तौर पर वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन रूल जो है उसको सभी को फॉलो करना होगा। ये एक मैंडेट जो है वो क्वाड की तरफ से हमेशा से जाता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जापान के टोक्यो से नहीं बल्कि हिरोशिमा से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सबके बीच भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत के कई छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच कई सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए जाते रहे हैं। Our relationship was a one-way flow. Our defense trade was zero, and we hardly had any international economic ties together. Today things are so different. We are now the largest trading partner of India in the United States. Indians are the largest source of students in American universities from abroad. $191 billion in trade made us the largest trading partner to India. And our militaries now train together more exercises with the Indian military than any other military in the world. So we are protecting an Indo-Pacific now so that it can be prosperous, that it can be free, and that so our nations can not only embody the values that make us strong, but that we can help buttress them in this region and across the world together. और पाकिस्तान को लेकर एरिक ने यह कहा कि पूरी दुनिया की एक ही चिंता है कि हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि सीमा पर शांति बनी रहे। States, India and the world share the same concern. We want stability in Pakistan. We hope that there will not be unrest in Pakistan, and we stay engaged with Pakistan because of that. I think that serves both India and the United States and the world. And we hope and pray that the rule of law and peace will prevail over the border. और एरिक गारसेटी ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। Prime Minister Modi will be visiting the United States for an official state visit. Only the third time in 75 years that an Indian Prime Minister has visited. It's only the third visit of any head of government from anywhere in the world with President Biden to the White House. And we know that this is the first trip in 14 years of any Prime Minister to the White House at this level. बढ़े कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। फिल्म द केरल स्टोरी मामले पर सुनवाई टल गई है। हरीश साल्वे ने कोर्ट से सुनवाई कल तक टालने का आग्रह किया था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज वहां सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया। राज्य सरकार ने कहा कि यह फिल्म गलत फैक्ट्स पर आधारित है। फिल्म में कई दृश्यों में भड़काऊ बातों को कहा गया है जिनसे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर मूवी की स्क्रीनिंग की इजाजत दी जाती है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है।
सूबे में हिंसा नफरत की कोई घटना ना हो, इसके चलते फिल्म को बैन करने का फैसला लिया गया है। वहीं ममता सरकार का कहना है कि फिल्म पर बैन से फिल्म निर्माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। आर्थिक नुकसान का जो हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सके समर्थ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस मामले पर बने हुए हैं। विकास, ये मामला कल तक के लिए टल गया है, लेकिन जो दलीलें तमिलनाडु सरकार की तरफ से और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दी गई, उसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए असीम, आज मेरिट्स पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। खासतौर से जो हलफनामे आए हैं वो पिछली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था, उसके बाद आए हैं, इसीलिए अभी उसके कंटेंट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन पिछली सुनवाई पर अगर हम कोर्ट का जो एक रुख होता है उसकी बात करें तो कोर्ट का रुख ये स्पष्ट था कि क्यों कुछ खास राज्यों में इस बात को उठाया जा रहा है। खासतौर से बंगाल सरकार का, क्योंकि पाबंदी का फैसला खुद राज्य सरकार का है, जबकि तमिलनाडु में फिल्मों की स्क्रीनिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वहां सिनेमा हॉल मालिकों ने धमकियों के बाद फिल्म को स्क्रीन से उतार दिया था। तो बंगाल के आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जब पूरे देश से कहीं कोई घटना इस तरह की सामने नहीं आ रही है तो ये सुरक्षा का हवाला दे करके बैन लगाने का निर्णय सिर्फ बंगाल में ही क्यों हुआ है। अभी आपने जो बताया यह बंगाल सरकार की दलीलें हैं कि उन्होंने आखिर इस बैन के पीछे क्या कारण गिनाए हैं। अब कोर्ट कल सुनवाई के समय देखेगा कि क्या ये बातें वाकई में इनमें कोई ठोस आधार है या ये सिर्फ अपने फैसले का बचाव करने के लिए दलीलें दी जा रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी इसी तरह अपने हलफनामे में ये कहा कि ये कहना गलत है कि सिनेमा हॉल मालिकों ने धमकी की वजह से फिल्में हटाई हैं। उनका ये अपने हलफनामे में दावा है कि दर्शक नहीं आ रहे थे, इसीलिए सिनेमा हॉल मालिकों ने खुद फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी है। तो ये सारी चीजें कोर्ट में रखी जाएंगी, कल सुनवाई होगी। आज हरीश साल्वे जो फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हो रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई टालने का आग्रह किया, जिसके बाद अब इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल, तो कल क्या कुछ इस पर बातें निकल कर सामने आती है सुप्रीम कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ को एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर, ग्राफिक नोवेल, संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए NIA एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई में 6 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अभी यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और MP में छापेमारी चल रही है।
भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन जल जीवन मिशन ने एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति का आंकड़ा पार कर लिया गया है। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है जल जीवन मिशन और क्या रही है इस मिशन की उपलब्धियां। आजादी के अमृतकाल में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन जल जीवन मिशन ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचा दिया गया है। गौरतलब है कि मिशन की शुरुआत के समय केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक नल से जल उपलब्ध था। आज ये आंकड़ा 12 करोड़ को पार कर गया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जल जीवन मिशन। बता दें कि जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। 2019 में लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना और प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मिशन का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियों की तो बता दें कि इस मिशन के तहत अब तक 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हर घर नल से जल की आपूर्ति का 100% लक्ष्य हासिल करने वालों की सूची में गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इसके अलावा देश के 112 आकांक्षी जिलों के 60% से अधिक घरों में नल से जल पहुंच गया है। मिशन के लॉन्च के समय 112 आकांक्षी जिलों के लगभग 8% घरों में नल से जल पहुंच रहा था। साथ ही साथ केंद्र और राज्य यानी कि टीम इंडिया के अथक प्रयासों के कारण देश में 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हासिल हुई उपलब्धि की प्रशंसा की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने लिखा, इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। ये अत्यंत खुशी की बात है कि गांव और गरीबों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने के हमारे प्रयासों के सुपरिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श पर लगातार आगे बढ़ रही है। आज जल जीवन मिशन ग्रामीण अंचल की महिलाओं द्वारा घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाने के सदियों पुराने कठिन परिश्रम से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कान फिल्म महोत्सव की। फ्रांस में 76वां कान फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है। कान में आज भारतीय पवेलियन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के जरिए 76वें कान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संबोधन में भारत को कंटेंट निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पवेलियन की संकल्पना की है और इसका डिजाइन तैयार किया है, जो वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विषय पर आधारित है। पवेलियन का डिजाइन मां सरस्वती के यंत्र से प्रेरित है। भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म समुदाय को वितरण कारोबार, ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन सहयोग और दुनिया के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कंपनियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मंगलवार को कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कान उद्घाटन दिवस के मौके पर डॉक्टर एल मुरुगन रेड कारपेट पर नजर आए और समृद्ध भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी में रेड कारपेट पर नजर आए।
और भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता मानुषी छिल्लर भी कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर नजर आईं। मानुषी ने कान में मौजूद हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में कहा कि कान में भारत की संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। फ्रांस के कान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कान की शाम बहुत खूबसूरत होती है और वो जब कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान तमाम दुनिया भर से सितारे जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो वो शाम कई गुना और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। दुनिया की यानी कि साल 2017 की मिस वर्ल्ड भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल मानुषी छिल्लर हमारे साथ मौजूद है, कान पहुंची हैं और रेड कारपेट पर आप भारतीय डेलीगेशन के साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ही जल्दी एवरीथिंग वाज वेरी क्विक, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। ये कान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए, दुनिया भर के फिल्मी कलाकार यहाँ पर आते हैं और आसान नहीं होता सबके लिए यहाँ पहुँच पाना। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा पल होता है, कितना बड़ा क्षण होता है कान तक आना और रेड कारपेट पर वॉक करना? मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप इस तरह की फिल्म फेस्टिवल में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको जब अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो आई थिंक उससे बड़ा वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है। भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है उसकी फिल्मों का रिप्रेजेंटेशन और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों के फिल्म मेकर्स का यहाँ होना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के समृद्धता को किस तरीके से बताता है? देखिए, पहली बात तो अगर हम एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको अवार्ड मिला है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को दिखाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हर कल्चर का, हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मणिपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला की झलक वहां दिख रही है, रंग उसके ट्राई कलर्स कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से आप उसको देखें और देखें तो भारतीय सिनेमा का इतिहास किस तरीके से वहां दिखता है? देखिए, अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले से हमारी फिल्में बन रही हैं। हमारे सिनेमा ने इतना बड़ा ट्रांजिशन देखा है, हमारा सिनेमा इतना बड़ा प्रतीक रहा है इंटरनेशनल सिनेमा के लिए। आज भी अगर आप रशिया या ग्रीस कहीं भी जाएं पर होते हुए आपको बहुत गर्व होता है, आपको बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी लेगेसी का आप एक छोटा सा हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बातचीत के लिए मानुषी छिल्लर। बहुत खूबसूरत ड्रेस और कान की ये शाम और कान का ये समुद्र और खूबसूरत अदाकारा हमारे बीच मौजूद थी। कान से कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, कान। और कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रसिद्ध मणिपुरी अभिनेता कंगबम तोम्बा भी रेड कारपेट पर नजर आए। कंगबम तोम्बा से भी हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हम कान में मौजूद हैं और तमाम बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हॉलीवुड के सितारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कंगबम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मणिपुरी एक्टर हैं, काफी चर्चित एक्टर हैं, देश के जाने माने देश के। सर, इंडियन डेलीगेशन के आप ऑफिशियली हिस्सा हैं और कितना बड़ा मौका, खासकर मणिपुरी फिल्मों की अगर बात की जाए, कितना बड़ा मौका कान में रेड कारपेट पर चलना? दिस इज माय फर्स्ट टाइम फॉर कान as an actor in Manipur and for Manipur also, but this Isano has already participated many years before from the side of the director Harivansh. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं उनका कान में आना, उनका रेड कारपेट पर आना, उनके लिए कितना बड़ा मौका? It is highest regard of each person who be participated here for the lifetime achievement. This is very important for any person related to arts of the film to be in the card. आपने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और थिएटर से जब करियर की शुरुआत होती है तो माना जाता है कि कलाकार वहीं से बनता है और आज वो थिएटर का कलाकार जब कान तक पहुंचता है, आपके जरिए क्या वो थिएटर के उन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है? जब तोम्बा जी पहुंच सकते हैं तो बाकी कलाकार भी जो थिएटर में लंबे समय से काम कर रहे हैं? Each and everyone can enter into Cannes
either it may be from theater, it may be from yatra. If he or she try in a positive way without unceasingly and in the right and what we call thinkingly in a well path. कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भारत को जाना जाता है पूरी दुनिया भर में। अब भारत की पहचान एक क्रिएटर के तौर पर हो रही है। क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया में, भारतीय फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया को एक बहुत बड़ी राह दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है दुनिया की फिल्मों के लिए भारत भी? India is, you see, is a vast country. So many languages, so many costumes, so many habits, so many what we call mannerisms is there. And we have also produced different type of films from east, from south, from north, everywhere. All are very, very important. And in India, I think, is a very big garden of the flower. So many flowers blooming differently with different colors. And it's a very nice thing. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। दूरदर्शन से बातचीत के लिए कंगबम तोम्बा जी हमारे साथ मौजूद है, मणिपुरी कलाकार हैं और कान में पहुंचे हुए हैं, भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा है और अपने आप में एक बड़ी बात है थिएटर के कलाकार। और थिएटर में कहा जाता है कि कलाकार वहीं से बनता है और वो कलाकार जब कान में होता है, रेड कारपेट पर चलता है, तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम थिएटर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि कान अपने आप में उनका स्वागत करने को तैयार है अगर कला उनके पास है, एक्टिंग उनके पास है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज कान। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कान से ही आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपका स्वागत है और लाइटर नोट से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जब आप बात कर रहे थे मानुषी छिल्लर से, आप काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन्होंने बहुत अहम बातें कही और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंटेंट के लिहाज से बात की जाए, भारत के पास बहुत कंटेंट है। लेकिन मेरा सवाल आदित्य आपसे ये कि जिस तरह से हम कहते हैं कि सॉफ्ट पावर भारत के पास और भी पावर्स हैं, लेकिन सिनेमा और जिस तरह से उसकी धाक लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती जा रही है, वो एक सॉफ्ट पावर है जिसको कि आज दुनिया सलाम कर रही है। असीम, इन दिनों जो कान पहुंच रहा है वो खुद एक्साइटेड है क्योंकि कान की गलियां बड़ी रंगीन है इस वक्त और तमाम दुनिया भर से जो फिल्म कलाकार हैं बड़े दिनों कंटेंट हब के तौर पर दुनिया भर में जाना जा रहा है। भारत का कंटेंट हमने हाल में देखा जिस तरीके से द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों को ऑस्कर, डॉक्यूमेंट्रीज को ऑस्कर में अवार्ड मिलना हो, चाहे नाटू नाटू जैसे गानों का चर्चित हो जाना हो, या फिर तमाम रियलिस्टिक स्टोरीज पर भारत काम कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो स्टोरीज आ रही हैं, कहानियां हैं फिल्मों की, उनके जरिए एक नई पहचान मिल रही है। और भारत इस कान में दरअसल ये बात भी रख रहा है कि अब किस तरीके से दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। भारतीय पवेलियन है, उस भारतीय पवेलियन में इन पर चर्चा भी होनी है, शी शाइन की बात हो रही है और किस तरीके से महिलाओं का योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में है। और क्योंकि भारत की फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत समृद्ध है, कई ऐसी फिल्में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से निकली है, बनी है, जिनकी धाक पूरी दुनिया भर में है और भारत को एक अलग पहचान देती हैं। और जिस तरीके से भारत की सरकार का एक लक्ष्य भी है कि कंटेंट हब के तौर पे अब जब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत अपने टैलेंट, एडिटिंग और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्यों ना जो एक क्रिएटिव इकोनॉमी है उसके जरिए आगे बढ़ा जाए और उस ओर देखा जाए। असीम, तो ये फेस्टिवल, ये कान और जो थीम इस बार है वो बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बिल्कुल, जो थीम है और जो जिस तरह से भारत ने अपने आप को वहां पर शोकेस किया है इस पूरे कान फिल्म फेस्टिवल के जरिए, वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स को फ्रांस के कान से हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खेल जगत कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हमारे सहयोगी हम उन पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल से जुड़ी खबरों की।
हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आ चुकी हैं। सुचित्रा नमस्कार, क्या कुछ आज अहम खबरें हैं? शुक्रिया असीम। खेल की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से धर्मशाला के मैदान पर होगा। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। पंजाब ने अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में टीम के हाथ जीत लगी है, जबकि इतने मुकाबलों में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। 12 अंक के साथ पंजाब अंक तालिका में इस समय 8वें नंबर पर काबिज है। आखिरी मैच में धवन की अगुवाई में पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को ही धूल चटाई थी। दिल्ली कैपिटल्स IPL 2023 के प्लेऑफ की दौर से बाहर हो चुकी है। ऐसे में डेविड वार्नर की सेना पंजाब का खेल बिगाड़ने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। बात करते हैं कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मैच में 5 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ लखनऊ प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच गई है। लखनऊ की टीम को अब अपना आखिरी मुकाबला 20 मई को KKR के खिलाफ खेलना है और टीम अगर उस मुकाबले को जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में मैच के हीरो तेज गेंदबाज मोहसिन खान रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 11 रन नहीं बनाने दिए। लखनऊ द्वारा दिए गए 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी और इस मुकाबले को गंवा बैठी। इससे पहले लखनऊ की टीम ने कप्तान कृणाल पांड्या के 49 और मार्कस स्टोइनिस के 89 रन की बदौलत 3 विकेट पर 177 रन बनाए थे। बात करते हैं फुटबॉल की। इटालियन क्लब इंटर मिलान 13 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुआ। इंटर ने यह कामयाबी AC मिलान को हराकर हासिल की। इंटर मिलान की इस जीत पर टीम के प्रशंसकों में जहां खुशी की लहर है, वहीं टीम के कोच इस जीत को बड़ी सफलता मान रहे हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची इंटर मिलान की कामयाबी की कहानी यूं तो सेमीफाइनल के पहले लेग में ही दिखाई दे गई थी। दूसरे लेग में सिर्फ जरूरी मापदंडों को तय किया गया। सैन सिरो में जब इंटर मिलान और AC मिलान एक दूसरे के सामने उतरे तो दोनों के पास इतिहास रचने का मौका था और इस कड़ी में मुकाबला जोरदार तरीके से सामने आया। पहले हाफ तक स्कोर लाइन 0-0 रही, लेकिन दूसरे हाफ के 74वें मिनट में खेल की तस्वीर बदल गई, जब इंटर मिलान की ओर से मैच का एकमात्र गोल लाउटारो मार्टिनेज की ओर से आया, जिनका चैंपियंस लीग के इस सीजन में ये तीसरा गोल रहा। इस गोल के बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और इंटर मिलान की टीम ने एग्रीगेट के आधार पर 3-0 से जीत हासिल कर खुद को फाइनल में पहुंचा दिया। अब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये एक सपने के सच होने जैसा है। जब से ग्रुप स्टेज के ड्रॉ सामने आए हैं, हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। ये एक बहुत लंबा सफर रहा जिसमें काफी दिक्कतें आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। ये बहुत शानदार है। आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते। वहीं टीम के फैंस भी अपनी टीम की जीत से बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि टीम की मेहनत रंग लाई है। एक प्रशंसक के तौर पर सबसे ज्यादा खुशी का मौका है। मैं जिंदगी भर से इस पल का इंतजार कर रहा था। 2003 का बदला ले लिया। हमने उन्हें हरा दिया और उन्हें वापस घर भेज दिया। हमने हर स्तर पर अपना दबदबा बनाया। हमने अवे मैच जीता और घरेलू मैच भी। अब AC मिलान को घर जाकर सो जाना चाहिए। जाहिर तौर पर 13 साल के बाद खुद को फाइनल में देखना इंटर मिलान को रोमांच से भर रहा है, लेकिन टीम के लिए अब असली चुनौती फाइनल की है, जहां एक बार फिर टीम गेम और मानसिक मजबूती जीत के सबसे मजबूत पहलू रह सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब बात आज होने वाले मुकाबले की। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात एतिहाद स्टेडियम में मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच सेमीफाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें जोर शोर से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही हैं और दोनों का ही मानना है कि इस मुकाबले में जीत हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।